उसके बाद इसको टाइप किया। जैसे कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में फर्स्ट शिफ्ट में कितने सवाल पूछे गए हैं, तो ये फर्स्ट शिफ्ट के सवाल, उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्टर सहित इनका हल। फिर सेकंड शिफ्ट के कितने सवाल पूछे गए हैं सोशल मीडिया और कम्युनिकेशंस के, इस टाइप से यहाँ पर टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं अपन। साइबर क्राइम, वैसे सवाल तो 38 आए हैं, लेकिन लगभग 20 के आसपास ऐसे सवाल है ना जो एक तरीके से रिपीटेड लग रहे हैं, उनके टॉपिक से रिपीटेड लग रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन से। तो उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस की बात करने से पहले आपको अपने आप से बात करनी है कि आपका तैयारी कैसी है, तैयारी का आकलन एग्जाम होने से पहले कैसे करना है। इससे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट में भी प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करने हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सहित कहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन करना होगा। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं कैसे ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो है, उसको देख लेना। लेकिन ज्वाइन करते वक्त ध्यान देना, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि अभी तो एग्जाम हो गया क्या काम आएगा, अभी आपने एग्जाम दिया तो आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा, समय रहते आप सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे, आते हुए सवाल गलत किए हैं, सिल्ली मिस्टेक जो हुई है आपके नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में ना हो। जैसे कि आप एसएससी को आगामी टारगेट कर रहे हो, या फिर आपके स्टेट पुलिस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, रेलवे को टारगेट कर रहे हो, तो 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आएगा, चाहे उसका ऑनलाइन एग्जाम हो ऑफलाइन हो, सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं वो मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट कीजिए, उनके आधारित टेस्ट दीजिए, सेक्शन वाइज फुल मॉक से चैप्टर वाइज सारे टेस्ट यहाँ पर स्मार्ट तरीके से एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। और अभी ऑफर चल रहा है, टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। आपने देखा सामान्य जीके का जो आपको सिलेबस दे रखा था उनकी बात करते हैं। सामान्य विज्ञान के कितने सवाल पूछे गए हैं, तो सामान्य विज्ञान के फर्स्ट शिफ्ट में तो उन्होंने साइंस के 4 क्वेश्चंस पूछ लिए और सेकंड शिफ्ट में 1 सवाल पूछा। हिस्ट्री के कितने पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं। संविधान से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से तो इससे 1 से 2 सवाल आ रहे हैं, संस्कृति ज़्यादा नहीं आ रहे, 1 से 2 सवाल है। वाणिज्य व्यापार से 1 क्वेश्चन आ रहा। जनसंख्या से फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दोनों में भी, सेकंड शिफ्ट में तो एवं 2 सवाल थे। भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल है, इतना नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर भी 1-2 आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांस्कृतिक सामाजिक प्रथाओं के संबंध में यूपी जीके के सवाल बिल्कुल कम देखने को मिले हैं। पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, दूसरी में 1 सवाल ही था। राजस्व वाला आपकी बात सवाल देखने को ही नहीं मिला, ये क्या बात हुई। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद है, इससे 1 सवाल पूछा जा रहा है आतंकवाद से। भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, यहाँ पर एक टॉपिक देखने को मिला। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है ना, ये वाला, इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स से कितने आ रहे हैं, करंट अफेयर्स की बात करें तो इस वीडियो में आप बने रहेंगे। दोनों के मैंने सवाल अलग किए हैं, किस महीने के पूछे गए हैं और वो ध्यान देना इंपॉर्टेंट। बाकी सवाल है 2 से 4 पूछे जा रहे हैं, एक सेट में 2, एक में 4 पूछे गए। विमुद्रीकरण का 1 सवाल फिक्स है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का देखा मैंने, सेकंड शिफ्ट में भाई 4 सवाल पूछ लिए और फर्स्ट शिफ्ट में 1 सवाल था। विमुद्रीकरण 1 सवाल आ रहा है। साइबर क्राइम से 2 क्वेश्चन है। जीएसटी के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पुरस्कार सम्मान से 1 सवाल आ रहा है। राजधानी से 1 सवाल आया है। मुद्राएं से नहीं आया है। महत्वपूर्ण दिवस में 1 सवाल आया है। अनुसंधान खोज, इसका सवाल नहीं देखा। हाँ, एक अनुसंधान का था, वो अनुसंधान विधि करके पूछा था लगता। पुस्तक लेखक से 2-2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से 2 क्वेश्चन है। तो ये सवालों का सिलसिला फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में इस टाइप से देखने को मिला। अब सवालों को ही देख लेते हैं और उन पर आधारित सवाल देखते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन में फर्स्ट शिफ्ट में 1 सवाल ये था कि उपयोगकर्ताओं के बीच में लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्टिक्स नामक सुविधा है। स्टिक्स नामक सुविधा दोस्तों स्नैपचैट में है और टिकटॉक में भी है। और स्टिक्स से यदि आप किसी के साथ लगातार कांटेक्ट में हो, चैट कर रहे हो, जैसे एक दिन आपने उनके साथ स्नैप साझा की तो आप स्टिक्स में आ गए। आप स्टिक्स तोड़ देंगे तो स्टिक्स से हट जाएंगे। तो आप कंटिन्यूटी किसी फ्रेंड के साथ कनेक्ट हो तो वो आपकी एक स्टिक कहलाएगी। आप लगातार जुड़े हुए हो। जैसे ही आप स्नैप नहीं भेजते हो, बीच में स्टिक्स खत्म हो जाएगी। स्नैपचैट के अन्य फीचर देखेंगे तो एक स्पॉटलाइट का फीचर आता है, एक बिटमोजी का आता है। तो स्पॉटलाइट है, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोज़ है। बिटमोजी 3D है, ये एक अवतार्स हैं जो इमोजी की फॉर्म में इसमें रहता है। एक्स, जैसे पहले आप ट्विटर कहते थे, एक्स में क्या जो आपको एक्स्ट्रा फीचर, जैसे एक एक्स प्रीमियम करके है, जो पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, उनको ये फीचर मिलता है। स्पेस, एक्स स्पेस में आप ऑडियो बेस्ड सोशल रूम है वो क्रिएट कर सकते हो। एक तरीके से ऑडियो कॉल होती है ना, ऑडियो कॉल में रूम बना रहे हैं आप, सभी एक साथ मिलकर ऑडियो में बातचीत करते हैं, वो स्पेसेज है। सुपर फॉलोज एक एक्स में आता है, वे फॉर क्रिएट टू मोनेटाइज देयर कंटेंट बाय शेयरिंग फॉलोवर ए
मंथली फीस, आप मंथली फीस करके किसी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो सुपर फॉलोज के तहत। फेसबुक में सभी को पता है रील्स का फीचर है, मैसेंजर रूम है जिसमें वीडियो चैट कर सकते हैं 50 पीपल एक साथ। इंस्टाग्राम में दोस्तों कॉलैब्स किया जाता है, यानी दो से अधिक क्रिएटर हैं आपस में कोई रील वगैरह है वो साझा कर सकते हैं पोस्ट में, दोनों को ही एक संयुक्त पोस्ट रह सकती है। एक गाइड्स आता है जिसमें कंटेंट कैसे क्यूरेट करना है उसके लिए एक लिंक स्टिकर्स आता है। तो ये सभी इंस्टाग्राम की फीचर है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से आपको पता गूगल सर्च इंजन है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज कुछ इंपॉर्टेंट। जनरल पर्पज प्लेटफॉर्म में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स, ये सोशल मीडिया है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग में काफ़ी बार पूछा जाता है कौन सा प्रोफेशनल नेटवर्किंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो लिंक्डइन है। निच बेस्ट है, निच एक विशेष विषय आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना निच, वो रेडिट है, पिंटरेस्ट है, टम्बलर है और क्वारा है। इनका यूज से पूछ लिया जाता है रेडिट क्या काम आता है। रेडिट एक फॉर्म आधारित प्लेटफॉर्म है जहां पर काफ़ी विषय कवर हो जाते हैं। आपकी कोई समस्या आ रही है मोबाइल फ़ोन से संबंधित, आपको सेटिंग वगैरह नहीं आ रही, तो वहाँ पर रेडिट पे आप उसको डाल सकते हो फॉर्म को, और बहुत से यहाँ पर सब रेडिट्स भी रहते हैं उप समुदाय। पिंटरेस्ट पे इमेज रहती है, पिंटरेस्ट पे सभी को पता है छवियाँ, बहुत सारी इमेज आपको हर टॉपिक की मिल जाएगी, तो वहाँ पर बहुत सारी इमेज है वो सहेजी हुई है। टम्बलर क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो टेक्स्ट, छवियाँ और मल्टीमीडिया साझा, एक्स की तरह ही, ट्विटर की तरह ही रहता है ये। क्वेरा, क्वेरा पे आप सभी देखा होगा बहुत से सवाल जवाब किया जाता है क्वेरा पे। अब सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस की बात हो रही है, ये फर्स्ट शिफ्ट के दो सवाल थे। अब सेकंड शिफ्ट में सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है ना, जो बैकग्राउंड ब्लू है वो सेकंड शिफ्ट के सवाल है और जो बैकग्राउंड रेड है वो फर्स्ट शिफ्ट के सवाल है। सेकंड शिफ्ट में दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक स्ट्रेटेजिक यूज किया जा रहा है, रणनीतिक उपयोग हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, तो वो सोशल मीडिया नेटवर्किंग हो जाएगी, बिजनेस पर्पज से किया जा रहा है। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया। इंस्टाग्राम को कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान मिला। तो ये सभी सोशल मीडिया के अपन बात कर रहे हैं, तो जैसे 2021 में एक रैंक आई थी जिसमें फेसबुक को फर्स्ट रैंक, यूट्यूब को सेकंड, व्हाट्सएप को थर्ड, इंस्टा को चौथा स्थान, मैसेंजर को पांचवा, ये वीचैट, ये सभी सोशल मीडिया है। यहाँ से आपको अंदाजा लग रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से, वीचैट, टिकटॉक, क्यूक्यू, ड्यूइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम है। टेलीग्राम सोशल मीडिया, सिना वीबियो, स्नैपचैट और क्वाशो, पिंटरेस्ट, रेडिट, ट्विटर, क्वारा, क्वारा सबसे कम इसमें रैंक आई, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम हो गए। अब साइबर क्राइम से जो सवाल पूछे गए हैं ना, दो दो सवाल प्रत्येक शिफ्ट के, वो देख लेते हैं किस टाइप से सवाल है साइबर क्राइम से। और साइबर क्राइम से प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर में जितने भी साइबर क्राइम से यूपी पुलिस में लगभग 35 एग्जाम से पूछे गए, तो प्रीवियस ईयर के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है सवाल वहाँ से रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसको कवर किया गया है, तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी यूपी पुलिस के, जो विशेष वाले टॉपिक है जहाँ से सवाल आए ही आए हैं इस वीडियो में, तो वो चेकआउट करके जाना, बहुत फायदा होगा। तो उन्हीं में से आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया था इमेज फिशिंग का। इमेज फिशिंग में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके उस इमेज के साथ कुछ वायरस डाल के हैकर आपके खाते की जानकारी चुरा सकते हैं, कंप्यूटर को संक्रमित कर सकते हैं, तो इमेज फिशिंग से यह काम किया जाता है। कैट फिशिंग क्या है, वीपीएन क्या है, स्मिशिंग क्या है, तो ये बात करते हैं। इमेज फिशिंग हो गया। कैट फिशिंग एक धोखाधड़ी की प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति झूठी पहचान या नकली प्रोफाइल बनाता है। आपने किसी एंजल प्रिया नाम से प्रोफाइल बना दी और दूसरे लोगों को आप ब्लैकमेल कर रहे हो, तो वो दूसरों को आप धोखा कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उनसे कोई पैसे वगैरह ले रहे हो, तो वो कैट फिशिंग है। दूसरों के नाम का बदनाम दूसरों को कर रहे हो और यूज आप कर रहे हो। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक तकनीकी उपाय जो इंटरनेट पर डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और आपकी ऑनलाइन पहचान को सुरक्षित करता है, परंतु ये सुरक्षा का एक उपाय है, न कि एक धोखाधड़ी विधि। तो आपकी ही सुरक्षा का उपाय है, आप ऑनलाइन कोई ब्राउजिंग कर रहे हो और किस देश से कर रहे हो अपने आप को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एसएमएस फिशिंग इसे कह सकते हो, वैसे इसका शॉर्ट में नाम है स्मिशिंग। स्मिशिंग एसएमएस के जरिए आप लोगों का निजी जानकारी चुराते हो, इमेज के जरिए चुराते हो वो इमेज फिशिंग, एसएमएस के जरिए चुराते हो वो स्मिशिंग। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उस इंडिविजुअल व्यक्ति को टारगेट करके उस ऑर्गेनाइजेशन को खतरे में डाला जा रहा है, कोई निजी जानकारी हासिल की जा रही है उनके सिस्टम में पहुंच बनाकर उस यूजर्स के माध्यम से, तो ये कहलाएगी दोस्तों स्पीयर। एक स्पीयर को टारगेट किया गया, इंडिविजुअल व्यक्ति को, एक ऑर्गेनाइजेशन को
अटैक करने में, तो ये स्पीयर फिशिंग हो जाएगी। स्पैमिंग क्या होती है? स्पीयर फिशिंग आपने देख ली। स्पैमिंग ये अवांछित या अनचाही ईमेल संदेश भेजने की प्रक्रिया। काफी बार आप अपनी मेल आईडी भी देखते हो ना, ऐसे बहुत से मैसेज आ रखे होते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, प्रमोशनल मैसेज अवांछित है, आपको आवश्यकता नहीं है, तो ये होती है स्पैमिंग। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग आप किसी को ऑनलाइन गाली गलौज कर रहे हो, मैसेज करके उसको धमकी दे रहे हो, मानसिक रूप से असुविधा उत्पन्न हो रही है, आप उत्पीड़न कर रहे हो उसका ऑनलाइन रूप से, तो साइबर स्टॉकिंग है। स्नीकिंग क्या है? ये एक सामान्य शब्द नहीं है, लेकिन इसमें किसी के बिना अनुमति के सूचनाओं तक पहुंचने या उनके साथ गुप्त रूप से छेड़छाड़ करने की, पता ही नहीं चले काम कर जाए वो। साइबर क्राइम के देखते हैं सेकंड शिफ्ट के सवाल। सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछा गया, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है। तो इंटरनेट के माध्यम से आप इंटरनेट पर कोई ब्राउज कर रहे हो तो आपका डाटा फिल्टर करेगा। कहीं आप कोई रोबोट वगैरह ऐसा चीज, तो कोई वायरस वगैरह तो नहीं इंसर्ट कर रहे हो उस वेबसाइट में, उस वेबसाइट पर ही अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? तो वेबसाइट के अटैक को बचाने के लिए फायरवॉल, वहां पर एक सुरक्षा है, उपाय, प्रोग्राम है, वो लगा रहता है, इसे फायरवॉल कहेंगे। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है और सुरक्षा नियमों के आधार पर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। एंटीवायरस सभी को पता है, ये सॉफ्टवेयर वायरस और अन्य हानिकारक सॉफ्टवेयर को पहचानने, उन्हें हटाने में मदद करता है। कुकीज ये छोटी डाटा फाइलें जो वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर सेव की जाती है ताकि वेबसाइट पर उनकी प्राथमिकता और ब्राउजिंग इतिहास को संग्रहित किया जा सके। कुकीज आपकी सेव है, आपने कोई सर्च किया है ना, तो वो कुकीज के फॉर्म में सेव हो गई, नेक्स्ट वेबसाइट का डाटा भी ऑटोमेटिकली वहां से फेच हो जाएगा। मेलवेयर क्या होता है? एक सामान्य शब्द जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर जो हानिकारक है ना, इनको रेफरेंस, जैसे वायरस क्या एक मेलवेयर है, ट्रोजन, स्पाईवेयर ये सभी मेलवेयर है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? बायोमेट्रिक, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो वहां पर भी आपकी बायोमेट्रिक होती है, तो बायोमेट्रिक का मतलब है आपकी पहचान को सुनिश्चित करना कि जो एग्जाम देने जा रहा है इंडिविजुअल पर्सन, क्या वो आप स्वयं हो या कि दूसरा है। नेक्स्ट स्टेज में भी वही स्वयं आएगा तो उनकी बायोमेट्रिक पहले से सेव है तो मैच कर जाएगी, और सत्यापन वेरीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये इजी सवाल था। देखते हैं जीएसटी के दो सवाल कौन से पूछे गए, उनके क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन 2017 में चुने गए थे। अब जीएसटी का फर्स्ट शिफ्ट में एक और सवाल पूछा गया कि जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, यानी जीएसटी पंजीकरण के लिए आपका टर्नओवर कितना हो तो आपको जीएसटी अनिवार्य है, लेना ही लेना है। लेकिन पूछा किसका है? सेवाओं का पूछा है। जीएसटी का मतलब एक इसमें गुड्स रहेगा, एक इसमें सर्विस रहेगी, ठीक है, तो दोनों में ही टैक्स लगता है, गुड्स में भी सर्विस में भी। सर्विस जैसे कि आपका कोई पेड आपने कॉस्ट ले लिया, पेड कॉस्ट लिया, उसके बदले कोई वस्तु तो थोड़ी मिली, आपको सेवा मिली। आप बैंक गए हैं तो वहां पर आपका कोई चार्ज लिया गया तो वो भी एक सर्विस मिली है। एजुकेशन की सर्विस रहती, बैंकिंग की है। आप कहीं अपना फॉर्म भरवाने गए हैं तो वहां पर उनको 50 रुपये दिए फॉर्म के, उनके बदले उन्होंने फॉर्म भरा, कोई वस्तु तो थोड़ी दी, तो वो सभी सर्विस में आती है। तो इस सर्विसेज में यदि 20 लाख की इनकम हो जाती है, टर्नओवर हो जाता है, उस केस में उनका जीएसटी अनिवार्य है। गुड्स में आप सामान की खरीद एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, बेचते वक्त करते हो, तो गुड्स में आपकी 40 लाख तक छूट है, और 40 लाख से ज्यादा आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, उस केस में जीएसटी अनिवार्य है। आप कहेंगे जीएसटी कहां से पढ़े, क्योंकि इसका एक अलग से टॉपिक है, आपको सिलेबस में दे रखा है, और प्रत्येक सेट में 2 सवाल भी पूछे गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, उस प्लेलिस्ट में जीएसटी को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, सभी सवाल उनमें से पूछे गए। ये सवाल भी उसमें बताया मैंने, आप देखेंगे वीडियो देख लेना, ये सवाल पड़ा हुआ है। सेकेंड सेट का ये सवाल है, ये नहीं बताया था, बता दूं पहले। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या? जीएसटी दर के बारे में बात अपन ने की थी, किसमें जीएसटी नहीं लगती है, कुछ विशेष जीएसटी वाले 3% वाले कौन से प्रोडक्ट है वो बात की थी, लेकिन सभी की बात नहीं की थी। ये थोड़ा और डीपली पूछ लिया, तो इसमें बात कर लेंगे किस पर जीएसटी का कितना परसेंटेज है इस वीडियो में। दूध उत्पाद, ब्रेड, इन वस्तुओं पर जीएसटी का क्या परसेंटेज है। अब आपको बता देता हूं, निल रेटेड जीएसटी जिस पे बिल्कुल जीएसटी नहीं लगती है, जैसे नमक, गुड़, अनाज है, जो ब्रांड नहीं कर रखा है, डायरेक्टली आ रहे हैं फ्रेश चीजें, उस पर जीएसटी नहीं, जैसे फ्रेश दूध की भी जीएसटी नहीं है। अब बात करते हैं छूट आपूर्ति, विशेष प्रावधान, ब्रेड है, ताजा दूध है, ताजे फल है, इन पर भी जीएसटी पे विशेष छूट है। अब जीएसटी आपूर्ति, जीएसटी के दायरे से बाहर जो आपूर्ति ही नहीं है, प्राकृतिक गैस जीएसटी के दायरे से बाहर, मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त शराब, पेट्रोल, ये जीएसटी के दायरे में नहीं है, पेट्रोल नहीं है, शराब नहीं है, क्रूड तेल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, बिजली, ये जीएसटी के दायरे में नहीं है।
जीएसटी से छूट प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। कानूनी सेवाएं, रोजगार सेवाएं, मृतक के संबंध में सेवाएं, दाह संस्कार वगैरह। अधिकारियों द्वारा किए गए कर्तव्य, भूमि और भवन की बिक्री, शर्त, जुआ लॉटरी को छोड़कर कार्यवाही योग्य दावे, उच्च सागर बिक्री, व्यापारी व्यापार आपूर्ति, इस सभी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब जीएसटी परसेंटेज की अपन बात कर रहे हैं तो बात पूरी करते हैं। 0% नील जीएसटी किस पर? बिना पैक किए गए खाद्यान्न 0% जीएसटी। बिना ब्रांड वाला आटा जीएसटी नहीं है। मैदा हो गया। ताजा दूध, अंडे, दही, लस्सी, इसमें जीएसटी नहीं है। शैक्षणिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, नो जीएसटी। बच्चों की ड्राइंग और रंग भरने की किताबें, बिना पैक किया हुआ पनीर, पैकिंग चीजें नहीं है। गुड़, बेसन, जो भी किराना है बिना पैकिंग का। बिना ब्रांड वाला प्राकृतिक शहद, ताजी सब्जियां, नमक, प्रसाद, ताड़ का गुड़, फूल भरी झाड़ू, इन सभी में 0% जीएसटी है। 5% जीएसटी किसमें है? चीनी पे 5% है। पैक किया हुआ पनीर, पैकिंग पनीर है 5%। चाय पर 5 है। कोयला, खाद्य तेल, जो तेल काम में लेते हो आप, रिफाइंड ऑयल 5%। किशमिश पे 5%। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 5%। भुनी हुई कॉफी बीन्स, स्किम्ड मिल्क पाउडर, अब दूध का पाउडर है जो स्किम्ड पाउडर वाला आता है ना वो वाला। काजू पर 5। जूते जो 500 रुपये से कम हो। बच्चों के लिए दूध से बना खाना, दूध से बना प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, वो भी 5% जीएसटी। कपड़े जो 1000 रुपये से कम है वो 5% जीएसटी। मैटिंग और फ्लोर कवरिंग, मसाले, अगरबत्ती, मिठाइयाँ, जीवन रक्षक दवाएं, कॉफी, इन सभी में 5% जीएसटी है। 12% जीएसटी किसमें है? मक्खन, मक्खन है 12%। कंप्यूटर घी 12%। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ 12, बादाम 12, मोबाइल, फलों का रस, सब्जियां, पैकिंग है 2, फल पैकिंग, मेवे या पौधों के अन्य भागों से बनी सामग्री जिसमें अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, पैक्ड नारियल पानी, छाता, इन सभी में 12%। 18% जीएसटी हेयर ऑयल पे। पूंजीगत सामान है टूथपेस्ट, साबुन, आइसक्रीम, पास्ता और टॉयलेटीज, मकई, कंप्यूटर, शू, प्रिंटर आदि पर 18% है। 28% जीएसटी किस पे? छोटी कारें आती है और उस पर उपकर भी लगता है, ठीक है। 1 से 3% है उपकर सहित। हाई एंड मोटरसाइकिल पे 28% लग जाता है। एसी और फ्रिज पर, बीड़ी, सिगरेट, वातित पे, इन सभी पर 28% है। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? जीएसटी आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में आपके इनकम टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है और ये सभी संपत्ति कर, ये डायरेक्ट टैक्स है। सेवा कर, अब जीएसटी का मतलब गुड्स और सर्विस टैक्स है तो सेवा कर इसमें रहेगा, ठीक है। विकल्प बी करेक्ट है। अब जीएसटी अप्रत्यक्ष कर, इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, दोहरी संरचना, एक राष्ट्र एक कर, ये घनत्व आधारित कर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको इसमें मिल जाता है। आप बिजनेस कर रहे हो और आपने पहले से ही जीएसटी पे कर दिया तो वापस आपको रिफंड मिल जाता है उस बिजनेस में। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन का बिजनेस कर रहे हो, आपने मोबाइल इंपोर्ट किया तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ा, लेकिन आप सरकार से उस जीएसटी को वापस ले सकते हो कि मैं तो बिजनेस के काम में ले रहा तो वो जीएसटी एक बार पे किया, दोबारा आपके रिफंड हो जाता है जीएसटी। कहने का मतलब जीएसटी जब आप पे करते हो ना उसमें आपको वो माइनस हो जाता है। और बाकी जीएसटी के बारे में आपको सीमा छूट का ये उस फैक्ट में बता दिया है ऑलरेडी। कंपोजिशन स्कीम क्या है 1.5 करोड़ वाली? तो कंपोजिशन स्कीम एक निर्धारित सीमा से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए है। वर्तमान में 1.5 करोड़ और विशेष श्रेणी वाले के लिए 75 लाख है ये। फिर जीएसटीएन होता है, प्रत्येक जीएसटी के अंतर्गत जो रजिस्टर करता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इस टाइप से इसकी फुल फॉर्म है। और जीएसटी स्लैब में 0%, 5, 12, 18, 28% है और विशेष में 3 और 0.25% भी है। देश और राजधानी है, बाकी जीएसटी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो चेक जरूर कर लेना। देश राजधानी का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का वीडियो, उसको देख लेना। सारा आपको टेलीग्राम पर मैं पिन कर दूंगा, उसकी पीडीएफ आप कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। एम्स्टर्डम, ये सभी राजधानी किसकी है? तो एम्स्टर्डम आपको बता दूं नीदरलैंड की है। और डुब्रोवनिक क्रोएशिया की एक सिटी है, राजधानी नहीं है। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी शहर है। देश राजधानी सेकंड से सवाल पूछा गया। भूटान की राजधानी क्या? थिम्पू है। अन्य ऑप्शन देखिए, ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी, प्रोटोनोर्वो बेनिन की राजधानी, साराजेवो बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, करंट अफेयर्स से फर्स्ट शिफ्ट में कितने सवाल पूछे गए हैं और कौन से हैं। अब किस मंथ के पूछे गए वो भी देख लो। सवाल पूछा गया है 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। अब जून 2024 इन्होंने मेंशन किया, 2 सवाल में ऐसा मेंशन किया जून 2024। कहने का मतलब करंट अफेयर्स आपको जून तक ही पढ़ने हैं। जून के बाद जुलाई अगस्त के नहीं है, जून तक पेपर बन गया है इसका मतलब। तो जून तक यहाँ पर अमित शाह थे आपके गृह मंत्री। रमन सुब्बाराव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से? अप्रैल 2024 का करंट अफेयर है, ये ध्यान रखना। रमन सुब्बाराव हैं इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज जिनका अप्रैल 2024 में निधन हुआ है 92 वर्ष की आयु में।
वो एक क्रिकेट खिलाड़ी है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अप्रैल 2024 का ये भी करंट अफेयर्स। तो अप्रैल के 2 करंट अफेयर्स यहाँ पर देखने को मिले। रस्कुक इनका नाम है। अफ्रीका के आर पार वो 10,000 मील चले। वो अपने आप को हार्डेस्ट गीजर के नाम से जानते, मतलब एक तरीके से उनका उपनाम है। और इन्हें पूरा करने में 352 दिन लगे। अफ्रीका को पार करने में 16 देशों से होकर गुजरे हार्डेस्ट गीजर यानी रस्कुक। अप्रैल 2024 का करंट अफेयर। अब 4 जो करंट अफेयर प्रथम पारी पूछा गए हैं उसमें चौथा करंट अफेयर 2 तो अप्रैल के हैं, बाकी जून में आपको गृह मंत्री करके पूछ लिया है, और चौथा मार्च 2024 का। तो मार्च अप्रैल के करंट अफेयर को फोकस किया गया है प्रथम पारी में। सवाल पूछा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? यानी वो देश भी बासमती जो किस्म है उसको नाम चेंज करके बना रहा है। तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस है जो पाकिस्तान कर रहा है, सीनापाक हरकत। पाकिस्तान में भारतीय बासमती किस्मों की खेती पूषा बासमती 1121 से शुरू हुई और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में इसे पीके 1121 एरोमेटिक नाम से पंजीकृत किया गया, जो गलत बात है। बासमती PB6 PB15 को भी पाकिस्तान में उगाया गया है। तो ये पाकिस्तान कर रहा है। मार्च 2024 का करंट अफेयर। सेकंड सेट में करंट अफेयर का एकमात्र सवाल पूछा गया, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? और जून 2024 मेंशन था, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। लोकसभा की बात हो रही तो अध्यक्ष है दोस्तों ओम बिरला, फिलहाल वर्तमान में भी। सदन के नेता नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह। ये लोकसभा में। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति। डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह 9 अगस्त 18 से। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के जगत प्रकाश नड्डा। लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन प्रमोद तिवारी। सेक्रेटरी जनरल प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ये राज्यसभा के हो गए। अब जो कैबिनेट मंत्री से पहले शिफ्ट में भी आया, दूसरे शिफ्ट में भी आया, तो 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार, इसकी PDF टेलीग्राम पर है और यहाँ पर भी ये भी डाल देंगे। तो नरेंद्र मोदी आपको पता है प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, जयशंकर जी अपने विदेश मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, भूपेंद्र यादव वन पर्यावरण है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है, जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है, रसायन और उर्वरक मंत्री भी है। इसकी ट्रिक बनाई गई है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेहतरीन ट्रिक है, आप भूलेंगे नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए इस ट्रिक को शामिल नहीं कर रहे, लेकिन वो जरूर देख लेना, 100% आपका याद हो जाएगा। तो ट्रिक में आप देख लेना, कैबिनेट मिनिस्टर टॉप ट्रेनिंग जीके करके भी आप सर्च कर लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगा। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री है। मनोहर लाल खट्टर आवासन और ऊर्जा मंत्री है। HD कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री, इस्पात मंत्री है। जितिन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है, जितिन राम मांझी है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री है, पंचायती करते हैं लल्लन सिंह। मत्स्य पालन मंत्री है। पतन पोत परिवहन बोटिंग में जलमार्ग में बिल्कुल सभी को आनंद आएगा, जल में जाएंगे तो सर्बानंद सोनोवाल। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अब इंद्र भगवान है तो न्याय तो दिलाएंगे ही। श्री राम मोहन नायडू नागर विमानन मंत्री है, भगवान राम है बिल्कुल हवाई जहाज में। श्री जुएल उरांव जनजातीय कार्य मंत्री, जुएल जनजातीय। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, बिल्कुल खाद्य खाने में पास हो आप। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री है, पाटिल साहब हैं, पाताल से जल ले आए CR पाटिल। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा है। जोश आ जाएगा ना आपका, खाना खाएंगे और ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा आएगी। गिरिराज सिंह गिरिराज वस्त्रों के राजा गिरिराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृत मंत्री पर्यटन मंत्री। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री। मनसुख मंडाविया श्रम रोजगार युवा कार्यक्रम खेल मंत्री है, मंडाविया जी। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री। और ये सभी कैबिनेट मंत्री के अलावा 5 राज्य मंत्री भी हैं, जो ये आप देख लेना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया? ये आपका करंट अफेयर्स का सेकेंड शिफ्ट का दूसरा सवाल 2024-25 तक होने की संभावना है। ये भी एक पुराना करंट अफेयर्स है, अल्टीमस हो जाएगा आपकी। विकल्प D करेक्ट है। कला संस्कृति के सवाल की बात करें तो एक आध सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछा गया, कौन सा राज्य पहली शिफ्ट का अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वर्ली के लिए महाराष्ट्र है, बाकी सभी आपको चित्रकला के मैं बता देता हूँ। अल्पना चित्रकला पश्चिम बंगाल, अथिया गुजरात, रंगोली महाराष्ट्र, अरूप हिमाचल प्रदेश, पटचित्र ओडिशा, चिकनकारी लखनऊ,
कलमकारी आंध्र प्रदेश, मुगलू आंध्र प्रदेश, अरिपन बिहार, मधुबनी बिहार, कालीघाट पश्चिम बंगाल, वारली जो आपको पूछा महाराष्ट्र, रंगवाली कर्नाटक, पिथौरा गुजरात, थाका हिंदू धर्म, कलामा जट्टू केरल में, एप्पन उत्तराखंड में, चौकापुन उत्तर प्रदेश में, मांडरना मांडवा मांडरना मांड राजस्थान, फड राजस्थान, लघु राजस्थान, गौरंड मध्य प्रदेश, बहाग मध्य प्रदेश, कोलम तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु, चेरियल तेलंगाना इंपॉर्टेंट है, और फुलकारी पंजाब में। ये सभी आपको बता दी पेंटिंग्स। अब देखते हैं सेकंड सेट में कला संस्कृति से क्या सवाल आया। एक्चुअली सवाल पूछा गया एक त्योहार से, प्रकाश का त्योहार कौन सा, दिवाली है, तो भारत के हिंदू त्योहार है, उनको याद रख लेना। नेक्स्ट आपका एक सवाल पूछा गया चिकनकारी प्रोडक्ट कहाँ का है, इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई है, ये कढ़ाई कला है। चिकनकारी लखनऊ के सभी को पता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आप ध्यान दे देना, 75 डिस्ट्रिक्ट की 75 प्रोडक्ट कौन से हैं, यहाँ पर आप ब्रीफली देख सकते हो। आगरा का है लेदर प्रसिद्ध है, अलीगढ़ का है लॉक और हार्डवेयर है, इलाहाबाद का है मूंज प्रोडक्ट है, अहमदनगर का टेक्सटाइल है, अमेठी का मूंज है, और अमरोहा का म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट ढोलक है, ठीक है। और यहाँ पर औरनिया का है फूड प्रोसेसिंग देसी घी, आजमगढ़ का ब्लैक क्ले पोट्री है, और बुद्धू का जरी जरदोजी है, बागपत का होम फर्निशिंग है। और इस प्रकार आप ये बलिया का भिंडी, बलरामपुर का फूड प्रोसेसिंग, बांडा का सजर स्टोना, ये सभी 75 डिस्ट्रिक्ट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मेरठ के क्या है, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है, मिर्जापुर के कारपेट्स है, मुरादाबाद का मेटल क्राफ्ट्स है, मुजफ्फरनगर का जैगरी है, पीलीभीत की फ्लूट है, और प्रतापगढ़ का आंवला प्रोडक्ट है, रायबरेली का वुड क्राफ्ट है, रामपुर का पैच वर्क है, सहारनपुर का वुड क्राफ्टिंग है, संबल का हैंडीक्राफ्ट है, संत कबीर नगर का ब्रासवेयर क्राफ्ट है, और इस टाइप से ललितपुर का जरी सिल्क साड़ी है, ठीक है। सॉरी, ये ललितपुर। लखनऊ का चिकनकारी है, जरदोजी है, ये आपको चिकनकारी पूछा था। कनौज का है सीसेंट, झांसी का सॉफ्ट टॉयज, ये सभी याद रखने हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स। हाथरस का क्या है, ईंग अस्फोटिडा, हरदोई का हैंडलूम। नेक्स्ट देखते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में। अब यूपी जीके के सवाल देख रहे हैं तो ज़्यादा सवाल पर्टिकुलर यूपी जीके से आए ही नहीं, एक दो सवाल, जैसे कि एक दो ये पूछ लिया आपके चिकनकारी, और एक यूपी जीके का ये नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में, नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। दो सवाल आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, और यूपी पुलिस के सेकंड शिफ्ट में मात्र एक सवाल पूछा गया यूपी जीके का सेकंड शिफ्ट में एक सवाल, और फर्स्ट शिफ्ट में दो सवाल। एक सवाल पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। शेरा नृत्य दोस्तों नृत्य ललितपुर में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य में रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नौकवाल, स्वाग, चरकुला, छपेली और धुरंग, राय शेरा डांस, कजरी, कथक, ये सभी यूपी के डांसेज हैं। विज्ञान के कितने सवाल है, एक दो सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। एक सवाल पूछा यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन यानी जल प्रदूषण है। जल में यदि नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, नाइट्रोजन पोषण का काम करता है ना, पेड़ पौधों को बढ़ाने का काम कर रहा है। नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया जल में तो क्या होगा, उस पर पेड़ पौधे हैं, शैवाल वगैरह पानी में ज़्यादा हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अति खराब होती है तो जल प्रदूषण हो जाएगा। एक यहाँ पर सवाल पूछा है। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट में साइंस के 4 क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में मात्र एक सवाल देखो, आसमान के नीले रंग का प्रमुख कारण है। आसमान का नीला रंग है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, और वहां पर ब्लू कलर की तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश फैलेगा ब्लू कलर। बाकी सूर्य जो उदय और अस्त के समय लाल दिखाई देता है, क्योंकि प्रकीर्णन लाल रंग का कम होता है सूर्य का। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये सभी कुछ बेसिक्स रहते हैं जिनका आपको याद रखना जरूरी है। श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन होता है ना, उसमें श्वेत प्रकाश 7 कलर का होता है, लेकिन श्वेत प्रकाश आया कहाँ से, सूर्य से, तो विकल्प 1 करेक्ट हो जाएगा। महासागरीय अम्लीकरण का कारण, महासागर क्यों अम्लीय हो रहा है, क्योंकि महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो रही है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में आता है काम यूरेनियम 235 काम में लिया जाता है, तो ये यूरेनियम हो जाएगा। विज्ञान में सेकंड सेट में एक सवाल पूछा गया है कि जो पानी में कैसे पता करेंगे जल प्रदूषण हो रहा है। जल का प्रदूषण प्राप्त करने के लिए जल में जो जीव रह रहे हैं उनका हेल्थ चेक करो, उनका स्वास्थ्य है, उसका परिवर्तन आ रहा है, स्वास्थ्य में आ रहा है तो पानी में गड़बड़ी हो रही है। आप जहाँ रह रहे हो जलवायु वो कैसी है, उसमें बदलाव आएगा तो आप बीमार पड़ोगे ना। तो पानी में कौन रहता है, यहाँ पर मेढक रहता है, तो ईजी सा सवाल था, मेढक से ही आपको पता चल जाएगा। विमुद्रीकरण से एक सवाल पूछा गया है डीमोनेटाइजेशन से। जैसे 1946 में विमुद्रीकरण भारत में पहली बार हुआ, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, आरबीआई के गवर्नर उस समय सीडी देशमुख थे, ठीक है। 1946 को यहाँ पर भारत में विमुद्रीकरण के अपन 4-5 बार हुए, उनकी बात कर लेते हैं। 1946 में पहली बार 12 जनवरी को हुआ, आरबीआई गवर्नर
चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख ने 500, 1000 और 10,000 के नोट को बंद किया। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप बढ़ती कालाबाजारी को रोकना था, लेकिन 1954 में ये मूल्य वर्ग दोबारा शुरू हुई। नेक्स्ट जो डिमोनेटाइज किया गया 1978 में 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। 1978 में IG पटेल थे दोस्तों गवर्नर RBI के, और उसमें 1970 में एक वांचू समिति का गठन किया गया था और वांचू समिति की सिफारिश पर 1978 में विमुद्रीकरण हुआ प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के वक्त। और यहाँ पर उस समय वित्त मंत्री HM पटेल के अनुसार इस उपाय से असामाजिक तत्वों से निपटने और अवैध लेनदेन को कंट्रोल करने में मदद मिली। और सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 1000 रुपये के नोट को फिर से शुरू किया गया 1978 में, जो बंद किया गया था। नेक्स्ट विमुद्रीकरण एक बार 2014 में 22 जनवरी 2014 को RBI ने घोषणा की कि 2005 से पहले जारी किए गए सभी नोट प्रचलन से वापस लिए जाएंगे। तो ये गवर्नर रघुराम राजन थे उस समय। 2016 में विमुद्रीकरण, यही याद है सभी को, ठीक है। 8 नवंबर 2016 की डेट याद है। उर्जित पटेल गवर्नर थे। PM मोदी ने घोषणा की 500 और 1000 के नोट अवैध टेंडर नहीं रहेंगे। 2023 में विमुद्रीकरण तो इस टाइप से हुआ कि 2000 रुपये के नोट वापस मंगा लिए गए। 2000 रुपये के नोट एक तरीके से बंद हो गए। विमुद्रीकरण फर्स्ट शिफ्ट के सवाल के बाद सेकंड शिफ्ट का सवाल देखो। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने परसेंटेज 500 और 1000 के नोट वापस मिल गए हैं? तो लगभग 98.96% क्या 99% नोट वापस मिल गए हैं विमुद्रीकरण में। तो क्या रुकी कालाबाजारी। पॉलिटी फर्स्ट शिफ्ट। अब देखते हैं अपन पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान से प्रथम पारी में कितने सवाल पूछे गए, क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है। पॉलिटी के देखेंगे आप, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। DPSP से संबंधित भाग कौन सा है, सभी को पता है। भारतीय संविधान के टोटल जो प्रमुख 22 भाग है ना, उसमें भाग चौथा है DPSP का। तो सभी भाग और अनुच्छेद देख लेते हैं ब्रीफली। भाग पहला संघ और उसका क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4। दूसरा नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, 51A में मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल में। भाग 5 में संघ है 52 से 151। 6 में राज्य 152 से 237 आर्टिकल। 7 है ये निश्चित किया गया है। 8वां भाग संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। पंचायतें हैं 9वां भाग है आर्टिकल 243 से 243O। और 9A में नगर पालिका है 243P से 243ZG में। 9th B में सहकारी समितियां है 243 ZT तक। और भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है 244A। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच में संबंध। 12 वित्त संपत्ति अनुबंध। 13 व्यापार और वाणिज्य। 14 सेवा संघ के तहत राज्य जो अपनी UPSC वगैरह सर्विस है ना। ट्रिब्यूनल है 14A में। 15 में चुनाव। 16 में विशेष प्रावधान। 17 में भाषाएं ध्यान रखना। 18 में आपातकाल है। 19 में विविध है। संविधान संशोधन 20 है। तो ये प्रमुख इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन सेकंड शिफ्ट के देखते हैं पॉलिटी के सवाल। एक सवाल पूछा गया, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है। सभी को 104 वाला याद है, लेकिन नहीं, इससे पहले 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी SC/ST के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया था 79th 1999 में। अब देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन 1956, लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान 7वें में 1956 में हुआ। तो ये ब्रीफली है जो इंपोर्टेंट संशोधन है उन्हीं की बात कर रहे हैं। 31वां संशोधन 1972 में होता है, लोकसभा सीटें 525 से 545 कर दी। 36वां संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य दर्जा। 38वां 1975 में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन हुआ। 39वां 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 52वां संशोधन 1985 में दल बदल वाला 10वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। 58वां संशोधन 1987 में संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु। 61वां संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 से 18 कर दी। 69वां संविधान संशोधन 1991 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 70वां 1992 में होता है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए पांडुचेरी और दिल्ली विधायकों के सदस्यों की निर्वाचित करने की घोषणा हुई है, वहां पर भी विधानसभा। नेक्स्ट 73वां संशोधन 1972 में, पंचायती राज 73वां। 74वां है शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा 1992 में। 86th अमेंडमेंट इंपोर्टेंट है, 2002 में होता है, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 89th अमेंडमेंट 2003 में होता है, आर्टिकल 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया।
91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में होता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। ये 51वां संविधान संशोधन 2003 वाला है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सहकारी समितियों का गठन 2011 में होता है। अब 100 से लेकर जितने हुए वो देख लेते हैं एक साथ। 100वां संविधान संशोधन है भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता। 101वां जीएसटी है 2016 में। 102वां 2018 में हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वें में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। 104वें में लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC/ST के लिए यहाँ पर समय सीमा 10 साल बढ़ाई गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का समुदाय का आरक्षण खत्म किया गया। 105वां संविधान संशोधन आप देखेंगे 2021 में होता है। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अन्य पिछड़ा वर्ग है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उनकी पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर रद्द हुआ है। 106वां संविधान संशोधन जो लेटेस्ट 2023 वाला है, इसमें महिला आरक्षण को जो लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा 1/3 सीटें महिलाओं के लिए प्रभावी होना 15 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित रहेगी 106वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन सेकंड शिफ्ट के अपन सवाल देखते हैं। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ाता है? राष्ट्र की एकता, अखंडता यानी बंधुता की बात हो रही है यहाँ पर। प्रस्तावना को देख लेना, सवाल आया है। पुस्तक लेखक से प्रत्येक से अपने 2 सवाल और थोड़े हटके सवाल आए हैं तो उस पर क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं। ए लाइफ मिस स्पेंट, ये दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की पुस्तक है। द स्कारलेट लेटर है, ये नथालियन हॉर्नोथ की पुस्तक है। पुस्तक लेखक सेकंड सेट में एक सवाल पूछा गया, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इजी है, इस टाइप से अपन बता सकते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। प्रमुख आत्मकथा जैसे कि APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर है। क्या है? विंग्स ऑफ फायर है। APJ अब्दुल कलाम की अन्य पुस्तकें जैसे इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, इंडोमिटेबल स्पिरिट है। आत्मकथा की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सीताराम गोयल की आत्मकथा है हाउ आई बिकम ए हिंदू। रोहित ब्रिजनाथ की आत्मकथा है शॉर्ट एट हिस्ट्री। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। एक अगेंस्ट और सानिया मिर्जा की है। रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। द बेंडित क्वीन ऑफ इंडिया ये फुलन देवी की है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन इंद्र कुमार गुजराल की है। 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट क्रिस गेल की 6 मशीन है। फ्रीडम इन एग्जाइल है 14वें दलाई लामा की आत्मकथा। कॉन्ट्रोवर्शियल योर शोएब अख्तर की है। फास्टर देन लाइटनिंग उशैन बोल्ट की है। माई स्टोरी कमला सूर्या की है। रोमांसिंग विथ लाइफ देवानंद की है। रागमाला रविशंकर की है। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अनसुटेबल बॉय करण जौहर की है। माइंड विदाउट फियर रजत गुप्ता की है। ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया वसंत मोहन की है। द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड देवा करीना कपूर की है। ये प्रमुख आत्मकथा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट यहाँ पर एंटी बाल्य स्मरण काल सत्यजीत राय की है। द फॉल ऑफ स्पारो सलीम अली की है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है सदगुरु पाटिल की आत्मकथा है। सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट विक्रम संपत। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं। अब नामा की बात हो रही तो नामा देख लेते हैं सभी। शाहजहांनामा के काल में पासा नामा नाम की 3 ग्रंथ की रचना हुई। मोहम्मद अमीन गजनवी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस के द्वारा 3 ग्रंथों की रचना की गई है। शाहजहां के काल में हुई है पासानामा की। आईने अकबर की रचनाकार हैं अबुल फजल, फारसी भाषा में। 5 हिस्से हैं आईने अकबर की। अकबरनामा अबुल फजल फारसी भाषा में है। अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखित 3 खंडों में विभाजित है अकबरनामा। पहला खंड अकबर के पूर्वज, दूसरा अकबर का शासनकाल की घटना और तीसरा अकबर के प्रशासन से। तीसरे खंड में ही आईने अकबरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखते हैं यहाँ पर तुजुक ए बाबरी, बाबर नामा जो आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा, और इसे तुजुक ए बाबरी, खत ए बाबरी कहते हैं। चगताई तुर्की में लिखी गई। हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा फारसी में। तारिक ए अकबरी आरिफ कंधारी के द्वारा। तारिक ए अल्फी मुल्ला अहमद घटवी और आसफ खान बेगम के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी, जहांगीर का मीर बख्शी मोतबिंद खां के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर फुल फॉर्म के सवाल अलग से पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में एक फुल फॉर्म थी NHRC की, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो 1993 में गठन हुआ था ना 12 अक्टूबर को, उसकी बात हो रही है। एक BRI की फुल फॉर्म पूछी गई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का लिया गया था 2013 में। फुल फॉर्म सेकंड सेट में भी सवाल आया है। जो इकोनॉमिक की एक फुल फॉर्म थी NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। 90 दिन से आपने किसी से लोन लिया है और आप उसकी किस्त नहीं दे रहे हो तो वो रिस्की काम हो गया ना, तो वहाँ पर एक अनसिक्योर लोन वहाँ पर रहता है और आपको कोई ब्याज वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भाई भर भर के सवाल आए हैं सेकंड शिफ्ट में, तो विशेषकर एक सवाल पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कब किया गया, काउंसिल कब हो गया? ये 2006 में हो गया मानवाधिकार आयोग
मानवाधिकार परिषद हो गया। अब परिषद का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। यूएन से सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना यूएन के सारे संगठन देख लेना। आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर इसकी अवेलेबल कराई गई, यहाँ पर कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी यूएन के संगठन है उनका उद्देश्य देख लेना। वित्तीय स्थिरता बोर्ड का क्या उद्देश्य है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। हेडक्वार्टर बासर स्विट्जरलैंड में है, 2009 में स्थापित हुआ था। संगठन और संधि से सेकंड सेट में सवाल देखते हैं उनके उद्देश्य से, ठीक है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध है ना, तो इसका उद्देश्य यही है कि नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अक्षय ऊर्जा एजेंसी है, अक्षय का मतलब नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगी, ये विकल्प ए करेक्ट है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? आतंकवाद विरोधी प्रयास को समन्वय के लिए आपको करना है काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म ये सीटी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म, विकल्प डी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर आईटीईआर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है? ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईटीईआर का पूछा है ना, तो ये कार्बन मुक्त की बात करता है, सेलेन ऊर्जा के रूप में कार्बन मुक्ति की बात करता है। 1993 में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया था? 1993 में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन ने वियना घोषणा को अपनाया था। ये जो ऑप्शन में दे रखी है हेलेंस की वियना एम्स्टर्डम घोषणा, इनकी बात करती है। एम्स्टर्डम घोषणा ये लेटेस्ट 2022 में हुई है मानवाधिकार की घोषणा, मानवतावाद की घोषणा है, जो कि ग्लासगो में 70वीं वर्षगांठ की महासभा में ये अंतर्राष्ट्रीय घोषणा की गई। हेलेंस की घोषणा हुई है 1964 में। ये भी नैतिक सिद्धांत, मानव प्रयोग के बारे में नैतिक सिद्धांतों का समूह है और विश्व चिकित्सा संघ द्वारा चिकित्सा समुदाय द्वारा विकसित किया गया। वियना घोषणा 1993 में ऑस्ट्रिया की वियना में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन पर सर्वसम्मति बनी थी। अब देखते हैं दिवस पर सवाल। अब दिवस तो लगभग 100+ आपको रटने पड़ेंगे, भारत के भी और विश्व दिवस भी देखने पड़ेंगे। तो दिवस का टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा कंटेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं, फर्स्ट सेट में आया। सेकंड सेट में दिवस का सवाल था 14 सितंबर को जो अपन हिंदी दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय, उसका था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। बाकी दिवस का काफ़ी बड़ा देखना पड़ेगा, कुछ देख लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को यहाँ पर दे रखा है ना। इंजीनियर दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाते हैं, ये 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर दिवस। सामाजिक न्याय और विश्व दिवस 20 फरवरी को। मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व कविता 21 मार्च, विश्व तपेदिक 24 मार्च। अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व सुरक्षा और स्वास्थ्य 28 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। संस्कृति विविधता का विश्व दिवस 21 मई को, विश्व तंबाकू निषेध 31 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। महासागर दिवस 8 जून को, रक्तदाता दिवस 14 जून को, खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। जुलाई में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, बाल दिवस 14 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों का दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, क्रिसमस डे 28 दिसंबर, इसके 25 दिसंबर क्रिसमस। इसके अतिरिक्त भी दिवस है वो आपको देखना होगा। सवाल पूछा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1885 को हुई है। प्रमुख अपन ऐतिहासिक घटनाएं देख लेते हैं। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, बंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे अध्यक्ष, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। अब अपन राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका ईयर देखते हैं जहां से सवाल बनते हैं। जैसे भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 में, बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी, 1909 में मार्ले मिंटो, 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, 1916 में होम रूल लीग का निर्माण, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता लखनऊ पैक्ट भी 1916 में, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन पहली बार 1917 में, रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 1919, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड 1919, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, चोरी चौरा 1922, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट 1929, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929, सैन्य अवज्ञा आंदोलन 1930, प्रथम गोलमेज 1930, द्वितीय गोलमेज 1931, तृतीय 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा, पूना पैक्ट भी 1932 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946, अंतरिम सरकार की स्थापना 1946, 47 में अपना देश आजाद हुआ, माउंट पैटन योजना भी। तो ये प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं ध्यान रखना। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है?
तो यहाँ पर तंजावुर, मैसूर, कांचीपुरम, मदुरई सभी की राजधानी देख लेते हैं। ठीक है, हरेक वंश की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र, प्रथम शासक बिंबिसार, अंतिम शासक के साथ देखेंगे। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली, नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, प्रथम और अंतिम शासक भी साथ साथ देख सकते हो। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, शुंग वंश की पाटलिपुत्र विदिशा, सातवाहन की प्रतिष्ठान है। कुषाण वंश की राजधानी है वो है पुरुषपुर, गुप्त वंश की है पाटलिपुत्र। हूण वंश की शाकल या श्यालकोट, पुष्यभूति वंश की थानेश्वर कन्नौज, पल्लव वंश जो आपको पूछा था कांचीपुरम, चालुक्य वंश में भी वातापी, बादामी, चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी मान्यखेत, चालुक्य वंश वेंगी में, वेंगी इसकी कैपिटल, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत, चोल वंश की तंजावुर, प्रथम शासक देखेंगे। विजयनगर तो हो ही गया। गुलाम वंश की आपको पता है कैकावाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त। खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी थे पहले शासक, दिल्ली है, तो ये सभी दिल्ली सल्तनत है तो दिल्ली ही रहेगी। मुगल वंश की दिल्ली। ठीक है, अब देखते हैं इतिहास के सवाल। सेकंड शिफ्ट में इतिहास के सवाल कौन से हैं। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। बारडोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसी सत्याग्रह के बाद सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ की महिला में। बारडोली गुजरात में जगह है। 30% कर बढ़ाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उनके विरोध में किया गया था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण, विदेशी युद्ध और आक्रमण ध्यान रखना है, ये 1950 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक जीके के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सवाल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको पूछा है तो ये आपकी हो जाएगी गोदावरी, महाराष्ट्र से निकलती है और सबसे लंबी नदी है, 1400 प्लस किलोमीटर है। वैसे भारत की लंबी नदी गंगा, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की आपको पूछिए। वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करें तो ये 1985 में तो युद्ध का था, लेकिन सभी देख लेते हैं अपन प्रमुख। 1972 में एनवायरमेंटल ईयर, पर्यावरण वर्ष। 92 में पृथ्वी समिट 1992। 2010 में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। 2015 में मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 1975 में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1985 में। लिटरेसी, साक्षरता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1990 में। कल्चर पीस, संस्कृति शांति अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2000 में। माइक्रो क्रेडिट, सूक्ष्म ऋण होता 2005 इसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1978 में। डिसेबल्ड पर्सन का, दिव्यांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1983। वॉलेंटियर्स के लिए 1997 और कल्चर ऑफ पीस का 2000। अगला स्टैटिक जीके, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। जुहू, बॉम्बे में पहला हवाई अड्डा स्थापित किया गया। विकल्प बी है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा। फ्रांस जर्मनी के बीच में सिगफ्रीड लाइन है। अन्य आप सीमा रेखा देखेंगे, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। ड्रोन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान। 38वीं समानांतर उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य। 70वीं समानांतर है उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम के मध्य। 49वीं पैरेलल है कनाडा और यूएस के मध्य 49वीं। मैग्नॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैग्नॉट लाइन भी है। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के मध्य। मार्जिनल लाइन रशिया और फिनलैंड के मध्य। और मेडिसिन लाइन यूएस और कनाडा के मध्य। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं। थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है। भूटान को कहा जाता है। प्रमुख पड़ोसी देशों के नाम देख लेते हैं, उनकी भूमि के नाम। पाकिस्तान को कहा जाता है, पाकिस्तान शब्द का अर्थ है द लैंड ऑफ प्योर, द वेस्टर्न नेबर भी कहते हैं। चीन को कहते हैं ड्रैगन कहते हैं, द मिडिल किंगडम भी कहते हैं। नेपाल को द लैंड ऑफ द गॉड्स कहते हैं। भूटान को द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। बांग्लादेश को द लैंड ऑफ द बंगाल टाइगर्स कहते हैं। ये भारत के पड़ोसी देश के हैं। श्रीलंका को द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहते हैं, पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। म्यांमार को द गोल्डन लैंड कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम को द मदर कंट्री कहते हैं। ठीक है, फ्रांस को द लैंड ऑफ द फ्रेंच हो जाएगी। नीदरलैंड को द लैंड ऑफ द डच। यूनाइटेड स्टेट को द सुपर पावर या द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। रूस को द बेयर या द मदरलैंड कहते हैं, रूस को द बेयर या द मदरलैंड। जापान को द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश जापान। इजराइल को द स्टार्टअप नेशन कहते हैं, स्टार्टअप नेशन इजराइल। ईरान को द लैंड ऑफ पर्शिया। ग्रीस को हेल्स। रोम को द एटर्नल सिटी कहते हैं। दक्षिण कोरिया को द लैंड ऑफ मॉर्निंग क्रीम, मॉर्निंग क्रीम है दक्षिण कोरिया। द लैंड डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ कनाडा को कहते हैं। लैंड ऑफ आइडियाज, आइडियाज की भूमि है जर्मनी। ब्राजील द लैंड ऑफ फुटबॉल ब्राजील। दक्षिण अफ्रीका द रेनबो नेशन है। सिंगापुर द लॉयन सिटी है। मलेशिया द लैंड ऑफ द टाइगर्स है। इंडोनेशिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलेगो। मैक्सिको द लैंड ऑफ द एजटेक्स। अर्जेंटीना द लैंड ऑफ फायर एंड आइस। मिस्र द गिफ्ट ऑफ द नाइल। नाइजीरिया द जाइंट ऑफ अफ्रीका। स्पेन द आइबेरियन पेनिसुला। ये सही। थाईलैंड में इंपॉर्टेंट है द लैंड ऑफ इस्माइल से थाईलैंड। वियतनाम द लैंड ऑफ राइजिंग ड्रैगन। फिलीपींस द पर्ल ऑफ द ओरिएंट सीज। ये सभी इंपॉर्टेंट है।
आपने देखा। सेकंड शिफ्ट के देखते हैं स्टैटिक जी के सवाल पूछा, लोकटक झील किस राज्य में? मणिपुर में है लोकटक झील। भारत की प्रमुख झीलें देखते हैं, नोकचियाताल झील उत्तराखंड में, खुरपताल झील उत्तराखंड में, मालाताल झील उत्तराखंड में, देवताल उत्तराखंड में, तो ताल वाली उत्तराखंड में। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, नागिन जम्मू कश्मीर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग नाग जम्मू कश्मीर में। राजसमंद झील राजस्थान में, पिछोला राजस्थान में, सांबर राजस्थान में, जयसमंद राजस्थान में, फतेह सागर राजस्थान में, डीडवाना राजस्थान में, लूणकरणसर राजस्थान। मैं बोल रहा हूं ताल वाली उत्तराखंड में, नैनीताल, सात ताल, राकसताल उत्तराखंड में। बेमनाड झील केरल में, ध्यान रखना। अष्टमुडी झील केरल में, इंपोर्टेंट, बेमनाड अष्टमुडी पेरियार केरल में। लोनार महाराष्ट्र में, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, लोकटक आपको पूछा मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में, डल झील जम्मू कश्मीर में, बुल्लर जम्मू कश्मीर में, बेरीनाग जम्मू कश्मीर में, बानसमल झील जम्मू कश्मीर में। प्रमुख झील हो गई। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये दोस्तों पुल है भूपेन हजारिका सेतु, 9.15 किलोमीटर की लंबाई है, असम अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, लोहित नदी पर है, ये सबसे लंबा ब्रिज है। ठीक है, भारत में भारत में सबसे लंबा बड़ा, ये सभी याद रखने हैं। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक? सबसे अधिक मसाले मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में, फिर गुजरात में। फसल उत्पादन में अग्रणी राज्यों का यहां पर ध्यान रखना है। ज्वार सबसे अधिक महाराष्ट्र में, बाजरा राजस्थान में, मक्का कर्नाटक, चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, रागी कर्नाटक में होती है। अरहर दाल मध्य प्रदेश में, ग्राम दाल मध्य प्रदेश, उड़द दाल मध्य प्रदेश, मूंग राजस्थान, अन्य दालें मध्य प्रदेश। मिलेट्स उत्तराखंड में, जौ राजस्थान, मूंगफली गुजरात, अरंडी गुजरात में, गन्ना यूपी में, कपास गुजरात में, तिल पश्चिम बंगाल, सूरजमुखी कर्नाटक में, जूट पश्चिम बंगाल में, तंबाकू पश्चिम बंगाल में, अनाज उत्तर प्रदेश में, चाय असम में, कॉफी कर्नाटक में। ये प्रमुख राज्य हैं उन फसल उत्पादन में प्रथम। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जितने भी प्राचीन योजनाएं हैं ना 1947 के बाद की, सभी याद रख लेना भाई, 1947 से 2014 तक की तो सभी प्राचीन योजनाएं। तो इसमें आपको किसान क्रेडिट कार्ड पूछा है तो ये आपके हो जाएगी 1998 में। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा? सबसे कम लिंगानुपात सभी को पता हरियाणा का है, 879 लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है, 618। और यूटी है पुदुचेरी सबसे अधिक लिंगानुपात का केंद्र शासित प्रदेश, पुदुचेरी के 1037। वैसे सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084। भारत का लिंगानुपात 943 है, 2001 में 933 था। सेकंड हाईएस्ट आपको पुदुचेरी बता दिया, और हरियाणा सबसे कम है। बाल लिंगानुपात भारत का 919 है। जनसंख्या घनत्व में आपको पूछा है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, यानी क्षेत्र में व्यक्ति, नंबर ऑफ व्यक्ति। तो नंबर ऑफ पर्सन एक विशेष क्षेत्र में कितने रहते हैं, संख्या है, संख्या बट्टा भाग करेंगे आपकी जगह, तो आपका आ जाएगा घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व की बात आ रही तो उत्तर प्रदेश राज्य का डाटा आपको एक नज़र में बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,00,000 हाईएस्ट पॉपुलेशन है। देश की जनसंख्या का 16% है, 16.51 है। पुरुषों का उत्तर प्रदेश में 52.29 है, महिला है 47.71 है। ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 77.73 और नगरीय जनसंख्या है 22.27। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में प्रयागराज आता है उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम आता है महोबा। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 व्यक्तियों का है। 2001 से 11 के दौरान 139 की वृद्धि देखने को मिली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सबसे कम ललितपुर का है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो गाजियाबाद का है। साक्षरता दर की बात करें, यूपी में कुल साक्षरता 67.72 है, पुरुष 77.30 है और महिला यहाँ पर 57.20 है। सर्वाधिक साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर आ जाएंगे और सबसे कम साक्षरता में सारोशती हो जाएगा। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और सर्वाधिक लिंगानुपात में जौनपुर है, सबसे कम लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर है। और बाकी यहाँ पर दशक की वृद्धि कितनी हुई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की? दशक की वृद्धि 20.23 है, वार्षिक वृद्धि 1.85 है, गिरावट 5.62 आई है प्रीवियस वृद्धि से। तो दशक की वृद्धि सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम कानपुर नगर में। तो ये हो गया आपका सेंसस सही। थोड़ा वीडियो जल्दबाजी में कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि कंप्लीट करना जरूरी था, बाद में नहीं हो पाता, किसी काम में मैं बिजी हो रहा हूँ। सो यहाँ पर 23 अगस्त का आपने देखा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एक स्मार्ट एनालिसिस है। सवालों में टॉपिक जो रिपीट हुए हैं और आने वाले से पेन टॉपिक से 100% सवाल आएंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट जहाँ तक मैंने कोशिश की है कम समय में समेटने की वो सभी आपको इंक्लूड कराए हैं। बाकी टेलीग्राम पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट रह गए हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है टेलीग्राम पर PDF है, वहाँ से आप चेक करना, काफ़ी फायदा होगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस प्रकार अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वहां पर TTG के कूपन कोड यूज कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।